हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट 2। जैसे मैंने कहा था, मैं ये इस चैप्टर को दो पार्ट्स में बांटूंगा। पिछली वीडियो में हमने आधा चैप्टर जो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, और जो रिमेनिंग पोर्शन था इस चैप्टर का, वो पूरा पोर्शन हम आज की इस वीडियो में देख के हमारे इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। सो ये हमारे पर्टिकुलरली क्लासेस होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। सो जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम हॉनर्स 6th सेम एनईपी सिलेबस से हैं, उनके लिए हमारे पर्टिकुलरली वीडियो है। सो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोल के एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया था। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जाइए दोस्तों, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। जैसे मैंने कहा था, मैं आपको इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में बांटूंगा। पिछला पार्ट हमने पार्ट 1 देखा और ये हमारा है पार्ट 2। सो टोटल हमारे इस चैप्टर में 7 टॉपिक्स थे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट के 4 टॉपिक्स कवर करे। सो अब रिमेनिंग जो 3 टॉपिक्स थे वो हम आज के इस वीडियो में कवर करके हमारे इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। सो 5th से लेके 7th तक हम आज के इस वीडियो में टॉपिक्स देखेंगे। सो 5th टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ थ्योरीज है, 5 थ्योरीज आपको पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है एजेंसी थ्योरी, सेकंड है स्टेवरशिप थ्योरी, थर्ड है स्टेक होल्डर थ्योरी, फोर्थ है रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, फिफ्थ है मैनेजरियल हेजेमोनी थ्योरी। ये 5 थ्योरीज रहेंगे। उसके बाद 6th है मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड 7th है कौथल्यास आर्ट ऑफ गवर्नेंस इन अर्थशास्त्र। सो ये 3 टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सो चलिए हमारे आज की इस फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। सो ये थ्योरी क्या कहता है देखते हैं। The theory explains the conflict between principals and agent। सो ये थ्योरी में बताया जाता है कि दो लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है, शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के बीच में, इस थ्योरी में समझाया जाता है। शेयर होल्डर्स को यहां पर प्रिंसिपल कहा जा रहा है और मैनेजर्स को एजेंट कहा जा रहा है। जैसे ओनर्स इन्वेस्ट मनी बट मैनेजर्स कंट्रोल डेली ऑपरेशंस। सो मैनेजर में टेक डिसीजंस फॉर पर्सनल बेनिफिट्स लाइक हाई सैलरी, पर्क्स, एम्पायर बिल्डिंग और लो एफर्ट इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब जैसे कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स, जो ओनर्स होते हैं, वो कंपनी में पैसे लगाते हैं। अब जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट टीम होती है, वो कंपनी के अंदर काम करते हैं। सो ओनर्स क्या थिंक करते हैं, मैनेजर्स अपना पूरा एफर्ट नहीं डालेंगे बल्कि अपना कम एफर्ट डालेंगे, क्योंकि वो उनकी तो कंपनी नहीं है। वो अपना पूरा जो काम करते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। जैसे वो हाई सैलरी ले सकते हैं, या तो फिर कुछ एडिशनल पर्क्स ले सकते हैं, या तो फिर अपना पैसा बनाने के लिए काम करेंगे, ना कि इन्वेस्टर का या तो फिर ओनर का पैसा बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सो ऐसे लड़ाई झगड़ा बहुत हो सकता है एक कंपनी के अंदर बोल के थ्योरी में बताया जा रहा है। सो इस लड़ाई झगड़े को रोकना है तो इसमें इस थ्योरी में सजेशंस दिया है, कंपनीज में अडॉप्ट फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करो। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो बायसनेस नहीं दिखाएंगे, ना तो ओनर्स की तरफ बायसनेस रखेंगे, ना मैनेजमेंट की तरफ बायसनेस रहेंगे। जो डिसीजंस रहेगा, जो कंपनी के लिए हित में रहेगा, वो डिसीजंस वो लेंगे। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो। सेकंड, ऑडिटिंग सिस्टम रखो, यानी सारे जो प्रोसीजर हो रहे कंपनी के अंदर, सारे जो अकाउंट्स हो रहे हैं, उसे रीचेक करने के लिए ऑडिटिंग करो, ताकि इसमें जो भी मैनेजर्स या तो फिर कोई भी इंप्लॉय फ्रॉड कर रहा है तो उसे बंद किया जा सकता है। थर्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। ये जो मैनेजर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें पैसा दो, उन्हें सैलरी दो। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छी सैलरी दो, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा अच्छा काम करने के लिए। फोर्थ, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मैनेजर्स के सारे काम को मॉनिटर करो, क्लोजली देखो वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं, क्लोजली उन्हें मॉनिटर करवाओ। उसके बाद फिफ्थ, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सो कंपनी में हमेशा अलग रखो, ओनरशिप अलग रखो। ओनरशिप सिर्फ आगे पैसा डालना और पैसा लेके जाना, प्रॉफिट। ये जो कंट्रोल करना होता है, ये सारा मैनेजमेंट के हाथ में रखो बोल के ये थ्योरी कहता है। सो ये थ्योरी क्या कहता है, ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ओनर्स और मैनेजर्स के बीच में, ये रोकने के लिए 5 चीजों का रोक रहा है। ये 5 चीजें हमने देख ली, समझ गए ये थ्योरी क्या कहना चाहती है। उसके बाद सेकंड थ्योरी है स्टेवरशिप थ्योरी। सो स्टेवरशिप थ्योरी क्या कहती है, चलिए देखते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स मैनेजर आर स्टेवर्ड्स, यानी केयर टेकर्स ऑफ द कंपनी, नॉट अपॉर्चुनिटिक एजेंट्स। अब जैसे एजेंसी थ्योरी में कहा गया था कि मैनेजर्स जो होते हैं एजेंट्स, लेकिन ये थ्योरी में क्या कहा जा रहा है, ये जो मैनेजर्स होते हैं वो स्टेवर्ड्स होते हैं, यानी कंपनी के केयर टेकर्स होते हैं, ये कंपनी के एजेंट्स नहीं होते बोल के ये कह रहे हैं। मैनेजर्स नेचुरली वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बिकॉज अचीवमेंट, रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन मोटिवेट देम मोर देन
पर्सनल गेन्स। सो इनका प्रोस्पेक्टिव बहुत ही अलग है मैनेजर्स के रिलेटेड। ये कर रहे हैं मैनेजर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा सक्सेस के लिए। अगर वो अच्छे सक्सेस के लिए काम करेंगे तो उनका भी खुद भला होगा, जैसे मैनेजर्स का भला होता है। अगर वो अच्छे डिसीजन लेंगे तो उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी इंडस्ट्री में, उनका नाम बढ़ेगा, उन्हें ज्यादा अचीवमेंट मिलेगी, उनके ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। सो इससे ज्यादा है ये जो पर्सनल गेन से ज्यादा यही है जो उन्हें रेपुटेशन मार्केट में मिलता है। सो इस रेपुटेशन के लिए वो कंपनी के सक्सेस के लिए ज्यादा एफर्ट डालेंगे बोल के ये थ्योरी में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने कहा है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, यानी मैनेजर्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने से अच्छा है ये चार चीजें करो बोल रहा है। फर्स्ट, इंपावर मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के हाथ में पूरी ताकत दे दो कि वो अपने हिसाब से वो सारा काम कर सके। सेकंड, प्रोवाइड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको सारी ऑथोरिटी दे दो डिसीजन लेने की और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो भी वो परिणाम बन रहा है। उसका थर्ड, कंबाइन सीईओ एंड चेयरमैन रोल्स, ये जो सीईओ और चेयरमैन के रोल्स होते हैं वो कंबाइन करके सिर्फ एक ही पर्सन को वो दे दो। फोर्थ है, इनकरेज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। सो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को ही इनकरेज करो ये जो डिसीजन मेकिंग के पार्टिसिपेंट में आने के लिए। सो इनका मैनेजर्स के रिलेटेड पूरा प्रोस्पेक्टिव अलग है। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है मैनेजर्स एजेंट नहीं हो सकते, मैनेजर्स केयर टेकर्स होते हैं कंपनी के। ये कंपनी के लिए अच्छा ही सोचेंगे, क्यों? इनको वो मिलता है रिकॉग्निशन। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो मैनेजर्स का भी नाम होगा जो पर्सनल गेन से अच्छा होगा बोल के ये अपनी थ्योरी में कहते हैं। समझ गए? सेकंड थ्योरी स्टारवरशिप थ्योरी। चलिए थर्ड थ्योरी है स्टेक होल्डर थ्योरी। सो ये थ्योरी क्या कहती है चलिए देखते हैं। द कंपनी शुड सर्व all stakeholders, not only shareholders. Stakeholders include employees, customers, suppliers, creditors, community, environment and government. So ये थ्योरी कहती है कि कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर का प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं सोचना चाहिए, शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करने का ही नहीं सोचना चाहिए, ये पूरे स्टेक होल्डर के बारे में सोचना चाहिए। स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं? एम्प्लॉयज आते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, कस्टमर्स जिसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सप्लायर्स जिसके पास से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, क्रेडिटर्स जिसके पास से आप उधारी पे पैसा ले रहे हो, कम्युनिटी या तो फिर इन्वायरमेंट जिसमें आप काम कर रहे हो, या तो फिर गवर्नमेंट। सो इन सब को आप सर्व करना चाहिए, यानी आप ऐसा बिजनेस करो, ऐसी कंपनी चलाओ ये जो सारे चीजें आ रही है, जो सारे स्टेक होल्डर में जो सारे लोग आ रहे हैं उनको आप सर्व करना चाहिए। सर्व आप कैसे करोगे? एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दो, उनको अच्छा काम करवाओ, कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट बेचो जो उनके लिए हार्मफुल ना हो, सप्लायर से आप रिलेशन अच्छा रखो, उनके रॉ मटेरियल्स के पैसे जल्दी दे दो, क्रेडिटर्स का पैसा आप जल्दी वापस कर दो, इन्वायरमेंट में अच्छे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करो जिससे इन्वायरमेंट का घाला ना हो, या तो फिर गवर्नमेंट के लिए आप सर्व करो। सो ये कहते हैं ये थ्योरी में सिर्फ आप अपने शेयर होल्डर्स के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, कंपनी के अंदर सारे स्टेक होल्डर के बारे में आप सोचना चाहिए बोल के ये थ्योरी कहती है। सो ये कह रहे हैं कि कंपनी को सारे चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिस सोसाइटी में आप अपनी कंपनी काम कर रही है, आप अपना बिजनेस काम कर रहे हैं, उस सोसाइटी के लिए कुछ आप काम करो, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, या तो फिर छोटे क्लिनिक्स खोलो, कोई रोड बना दो, सो सोसाइटी के लिए कुछ भला करो। सेकंड, एथिकल पॉलिसीज, ऐसे पॉलिसीज ऐसा बिजनेस करो जो हॉनेस्टी से करो, ईमानदारी से करो, जो दूसरों को हार्म ना कर सके। थर्ड, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, जो इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट में आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे नहीं हार्मफुल गैसेस आप ऐसा ना छोड़ो इन्वायरमेंट में। फोर, फेयर इंप्लॉय ट्रीटमेंट, जो इंप्लॉयज आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको इंप्लॉयज को आप फेयरली ट्रीट करो, यानी सबको एक समान ट्रीट करो, बायसनेस मत करो, सैलरी जल्दी से दे दो, उनको सबको फेयर ट्रीट करो। फिफ्थ, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ये जो सारी चीजें आती हैं स्टेक होल्डर्स में वो सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखो, अच्छी बातचीत रखो, अच्छा रिलेशन मेंटेन रखो। सो ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी थ्योरी में कर रहे हैं सिर्फ आपको सिर्फ शेयर होल्डर्स को सर्व नहीं करना है, आपको सभी लोग यानी बिजनेस के अंदर जो सभी लोग आते हैं उन सबको आप सर्व करना चाहिए बोल के ये थ्योरी कहती है। समझ गए? उसके बाद हमारा फोर्थ थ्योरी है रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। सो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहता है चलिए देखते हैं। Organization depend on external environment for resources like capital, information, technology, and market access. Board members are selected not only for the monitoring but for providing connections and expertise. So organization जो कंपनी होती है, एक कंपनी चलाने के लिए कंपनी मेन डिपेंड होती है बाहर के चीजों से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसे कैपिटल, अब कंपनी में पैसा तो नहीं लगता है, सो पैसा उठाने के लिए बाहर इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा, बैंक से लोन लानी पड़ेगी, या तो फिर जो इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन रहता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं, ये सब भी जानना जरूरी होता है। जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी लगेगी वो भी जरूरी है, और मार्केट में एक्सेस भी जरूरी होता है एक बिजनेस चलाने के लिए। सो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स में जैसे आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है। सो जो बोर्ड मेंबर्स होती है ये सारे ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनका काम ये नहीं कि मैनेजमेंट काम कैसे कर रहा है उनको देखना, इनका काम नहीं होना चाहिए। इनका काम होना चाहिए जो बाहर का वर्ल्ड है उनके साथ कनेक्शंस अच्छे बनाओ, उनके साथ एक्सपर्टीज अच्छे रखो बोल के ये बोर्ड मेंबर्स का काम होता है बोल के ये थ्योरी कहती है। और कर रहे हैं सो बोर्ड मेंबर्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करने चाहिए। फर्स्ट, फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट्स। सो फाइनेंस बहुत ही जरूरी होती है एक कंपनी के अंदर। सो फाइनेंस के रिलेटेड इनसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए, यानी ये लोग इन्वेस्टर्स को पकड़ के लाना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, या तो फिर बैंक से इनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सेकंड, गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट में जो कंट्री में आप काम कर रहे हो उस गवर्नमेंट के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, अच्छा रहना चाहिए। अगर उनके साथ रिलेशन अच्छा रहा तभी आप सक्सेसफुल बिजनेस कर पाओगे। थर्ड, इंडस्ट्री नॉलेज। सो इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए ये बोर्ड मेंबर्स को, यानी इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, क्या टैक्स लॉस है, कौन से लेबर पॉलिसी है, ये सारा नॉलेज उनको भर भर के होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ऐसा कौन सा बिजनेस करे, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे जो मार्केट में अच्छा चलेगा, ये नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद लेजिटिमेसी एंड रेपुटेशन, उनके पास एक रिकॉग्निशन, उनकी एक अच्छी रेपुटेशन इन मार्केट के अंदर होनी चाहिए। सो ये थ्योरी में क्या कहते हैं, सिर्फ बोर्ड मेंबर्स का काम ये नहीं होता कि वो मैनेजमेंट को देखे, बोर्ड मेंबर का काम होता है कि जो बाहर वर्ल्ड है उनके साथ वो अच्छे कनेक्शन बनाए बोल के ये थ्योरी में वो कह रहे हैं। समझ गए। उसके बाद हमारे लास्ट थ्योरी है मैनेजरियल हेजेमोनी थ्योरी। सो मैनेजरियल हेजेमोनी थ्योरी क्या कहता है, चलिए देखते हैं। इन प्रैक्टिस टॉप मैनेजमेंट डोमिनेट्स डिसीजन मेकिंग एंड द बोर्ड बिकम वीक्स। डायरेक्टर्स डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मैनेजर, सो दे रेयरली चैलेंज मैनेजमेंट डिसीजंस। सो यह क्या कर रहा है, जो एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे सीईओ आता है, सीएफओ आता है, उनके पास कंपनी के अंदर मेन पावर होती है, डायरेक्टर्स के पास कुछ भी पावर नहीं होती है, जहां पर डायरेक्टर्स यहां पर वीक पड़ जाते हैं बोल के कह रहे हैं। डायरेक्टर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है, जो इंफॉर्मेशन उनके पास मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन को देखना और उसके हिसाब से काम करना। इनके पास ज्यादा कुछ भी पावर नहीं होती है जिससे मैनेजमेंट के डिसीजंस को चैलेंज कर सके बोल के यहां पर ये बता रहे हैं। सो ये मेनली फोकस कर रहे हैं डायरेक्टर्स के ऊपर। सो ये कह रहे हैं जो टॉप मैनेजमेंट में रहती है उनके पास ही सारी पावर रहती है अच्छे डिसीजंस लेने की, लेकिन ये जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं होती बोल के ये थ्योरी में ये समझा रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिस्ट फॉर्मली बट मैनेजर्स होल्ड एक्चुअल पावर इन डिसीजन मेकिंग। सो एक कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो रहती है, डायरेक्टर्स भी रहते हैं, लेकिन मैनेजर्स के हाथ में ही मेन पावर रहती है डिसीजन मेकिंग की, डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं रहती है बोल के ये अपने थ्योरी में मैनेजर हेजेमनी थ्योरी में कहते हैं। समझ गए। आपको 5 थ्योरीज दिए गए, पांचों थ्योरीज का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग है। कोई कह रहा है मैनेजर्स अच्छे होते हैं, कोई कह रहा है मैनेजर्स बुरे होते हैं, कोई कह रहा है डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, कोई कह रहा है डायरेक्टर्स के रिलेशन अच्छे होने चाहिए बाहर वर्ल्ड के साथ, कोई कह रहा है रिसोर्सेस के लिए डायरेक्टर्स की पावर अच्छी होनी चाहिए। सारों का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग है। सिर्फ सारे प्रोस्पेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझाने के लिए आपको दिए गए हैं। सो ये 5 के 5 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सो 5 के 5 आप एक्सपर्ट रहो। समझ गए। 5th हमारा जो टॉपिक था थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लियर हो गए। 5 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा 6th टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स हम देखेंगे। सो इस टॉपिक में आपको यह समझाया जाएगा कि दुनिया के अलग अलग पार्ट में कैसे बिजनेस होता है, क्या बिजनेस होता है, कैसे किया जाता है, ये सारा हम मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ते हैं। चलिए 5 मॉडल्स है, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जिसे हम शेयर होल्डर मॉडल भी कहते हैं। ये एंग्लो अमेरिकन मॉडल मोस्टली यूएसए में, यूके में, कनाडा में या तो फिर ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज में इस मॉडल को फॉलो किया जाता है। इस मॉडल में क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स ही हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेंगे। शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर पैसा डालेंगे, मैनेजमेंट पूरा काम करेगा और उन्हें अच्छा पैसा कमा के देगा। सो जो भी काम होता है कंपनी के अंदर यहां पर शेयर होल्डर्स को मेन प्रायोरिटी रखेंगे। शेयर होल्डर्स का वेल्थ हमें मैक्सिमाइज करना है बोल के सारे मैनेजमेंट और सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं एंग्लो अमेरिकन मॉडल के अंदर। उसके बाद हमारा सेकेंड है जर्मन मॉडल, जिसे हम 2 टायर बोर्ड मॉडल भी कहते हैं। ये जर्मन मॉडल जर्मनी में ही फॉलो किया जाता है। सो इस मॉडल के अंदर 2 बोर्ड रहते हैं। एक बोर्ड में आते हैं मैनेजमेंट टीम जो सारा काम करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं कंपनी के अंदर। दूसरा बोर्ड होता है जो मैनेजमेंट को देखता है कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रहे हैं। सो इनकी मेन प्रायोरिटी लेते हैं शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज। शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए, साथ ही जो एम्प्लॉयज को हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एम्प्लॉयज भी खुश होना चाहिए बोल के ये मॉडल हमारा जर्मन मॉडल
कहता है। इसमें दो लोग प्रायोरिटी रहते हैं, फर्स्ट शेयर होल्डर जो पैसे लगाए, दूसरा कस्टमर जिसको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। उसका थर्ड है जापानीज मॉडल। सो इसे हम स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मॉडल भी कहते हैं। सो जापानीज मॉडल मेनली जापान में ही फॉलो किया जाता है। इसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं, बाकी जो दूसरे लोग भी होते हैं स्टेक होल्डर्स, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे शेयर होल्डर्स को तो प्रायोरिटी दे ही देंगे, दूसरा बैंक्स को, जो बैंक्स के साथ अगर हम अच्छे कनेक्शन रहेंगे तो फाइनेंस हमें जल्दी मिलेगा बोल के ये मॉडल कहता है। और सप्लायर्स जिसके पास से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उनके पास भी हमारा अच्छा एक्सपर्टीज या तो फिर उनके साथ अच्छे रिलेशन रहना चाहिए बोल के ये मॉडल कहता है। सो ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर बैंक्स के साथ, सप्लायर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म तक हम बिजनेस कर सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के साथ बोल के जापानीज मॉडल कहता है। उसका फोर्थ है फैमिली ओन्ड मॉडल। सो ये फैमिली ओन्ड मॉडल मोस्ट इंडिया में ये मॉडल चलाया जाता है, इंडिया में ये मॉडल फॉलो किया जाता है और दूसरे एशियन कंट्रीज में। ये मॉडल कहते हैं जो ये मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट्स होती है या तो फिर बोर्ड मेंबर्स होते हैं, ये सारे फैमिली के लोग ही बनते हैं बोल के कहा जाता है। जैसे हमारे इंडिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो हिंदू फैमिली करती है, जिसके जो करता रहता है, अगर करता मर गया तो उसका बेटा जो बड़ा घर का रहता है वो बनता है। सो ऐसे यहां पर कहा जा रहा है जो मैनेजर्स होते हैं, जो फैमिली बिजनेस चलाए जाते हैं, सो उनके जो मैनेजर्स होते हैं, अगर वो रिटायर हो गया तो उनका बच्चा या तो फिर उनके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स ही यहां पर मैनेजर्स या डायरेक्टर्स बनते हैं बोल के ये मॉडल में कहा जा रहा है। उसका फिफ्थ है एमर्जिंग मार्केट मॉडल। सो एमर्जिंग मार्केट मॉडल सिर्फ एमर्जिंग कंट्रीज में ये मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें प्रमोटर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट को टॉप प्रायोरिटी रखते हुए सारा ये लोग बिजनेस करते हैं। यानी प्रमोटर को माइंड में रखते हैं कि प्रमोटर अपना बिजनेस को जल्दी से जल्दी प्रमोट करे, अच्छा प्रमोट करे, और गवर्नमेंट इस बिजनेस को ज्यादा कंट्रोल करती है, ऐसे बिजनेस को कि ज्यादा टैक्सेस लगाना या तो फिर उसको, ऐसे बिजनेस को ज्यादा कंट्रोल करते हैं। ये तो फिफ्थ मॉडल हो गया हमारा एमर्जिंग मार्केट मॉडल। समझ गए? ये 5 मॉडल्स जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज में ये सारे मॉडल्स को फॉलो करके अपना बिजनेस, अपनी कंपनी चलाते हैं बिजनेसमैन। समझ गए ये 5 मॉडल्स? चलिए, ये था हमारा 6th टॉपिक, मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट। चलिए, हमारा लास्ट टॉपिक है कौटिल्यस आर्ट ऑफ गवर्नेंस इन अर्थशास्त्र। ये जो कौटिल्य जी, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कैसे समझाया है वो हम देखते हैं। चलिए 8 पॉइंट्स है, वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ किंग एज ए ट्रस्टी। वो कहते हैं एक किंग यानी राजा ऐसा नहीं जो अपने पर्सनल वेल्थ के लिए काम करे, राजा ऐसा होना चाहिए पब्लिक का ट्रस्टी होना चाहिए, यानी पब्लिक के लिए वो काम करना चाहिए, ना कि अपना पर्सनल वेल्थ इंक्रीज करने के लिए बोल के वो कह रहे हैं। उसका सेकंड है अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स। जो एक राजा के अंदर सारे मिनिस्टर्स आते हैं, जो सारे ऑफिशियल्स होते हैं, वो सारे अकाउंटेबल होना चाहिए उनके काम के रिलेटेड। जो उन्हें काम दिया गया था वो काम अच्छा करे या तो फिर बुरा करे, वही वो काम के लिए अकाउंटेबल होंगे, वही वो जिम्मेदार होंगे बोल के वो कह रहे हैं। थर्ड, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट सिस्टम। एक राजा के अंदर जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, जहां से पैसा आ रहा है, जहां भी पैसा जो एक्सपेंसेस को जा रहा है, वो सारा ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। अब जैसे कंपनी के अंदर भी पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये सारा ऑडिट सिस्टम एक कंपनी के अंदर होना चाहिए बोल के चाणक्य जी कह रहे हैं। उसका फोर्थ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। सो लोग ऐसा करप्शन करते हैं कि एक सुराग भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक कंपनी के अंदर या तो फिर वो राजा के टाइम पे जो भी ये सारे एक्सपेंस होते हैं उसको रोकने के लिए ऑडिट सिस्टम करना चाहिए, ताकि करप्शन कंपनी के अंदर या तो फिर वो टाइम पे बंद हो जाए। उसका फिफ्थ है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स होते हैं, यानी अब जैसे एक राजा के अंदर सारे मिनिस्टर्स आते हैं, सारे महाराजा आते हैं, उसके अंदर वो सारे जो लोग आते हैं उनकी पावर्स उनको अलग अलग करके देना चाहिए। कोई किसी को एक डिपार्टमेंट देना चाहिए, अब उसका डिपार्टमेंट वही रहेगा। अब जिसको, अब जैसे जो टैक्स कवर करेगा, जो वसूली करेगा, उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, पैसा कहां से आएगा उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, और वार के लिए कौन जाएगा, सारों को अलग अलग डिपार्टमेंट देना चाहिए और सारों की उनकी ऑथोरिटी अलग अलग, पावर उनके अलग अलग दे देना चाहिए बोल के कौटिल्य जी कहते हैं। सिक्स्थ है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स। सो परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। अब जो मिनिस्टर्स जैसा काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो और ज्यादा रिवॉर्ड दीजिए, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि वो और अच्छे काम करेंगे। वैसे ही कंपनी के अंदर आप मैनेजर्स को उनके काम के हिसाब से उन्हें आप उनको पैसा दीजिएगा। अगर वो काम के हिसाब से उनको पैसा देंगे तो वो और अच्छा काम एक कंपनी के अंदर करेंगे। सेवंथ है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो एक किंग का ये काम होता है, जो भी वो वार करने जा रहा है या तो फिर कोई एक
डील करने जा रहा है किसी राजा के साथ, तो वो सारे रिस्क एनालाइज करना चाहिए कि इसमें रिस्क कैसे होगा, वो रिस्क को एनालाइज करके वो अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट सारे रिस्क को एनालाइज करना चाहिए और जो बेस्ट डिसीजन होगा वो डिसीजन कंपनी के अंदर लेना चाहिए। उसका 8th है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। सो एक राजा की जिम्मेदारी होती है जो उसके अंदर सारी प्रजा आती है, उसमें फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सारों का वो प्रोटेक्ट करना चाहिए ना, सारों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सारों को वो देखना चाहिए। वैसे ही मैनेजमेंट का काम होता है कि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स आते हैं, जैसे कस्टमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गए, ये सारों को वो अच्छे तरीके से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो हमें ये सीख मिलती है जो कौटिल्य जी ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, वो जो आर्ट ऑफ गवर्नेंस के बारे में वो देख के यहां पर कंपनी में भी हम अप्लाई करना चाहिए बोल के यहां पर आपको ये सिलेबस में टॉपिक ऐड किया गया है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने 3 डिटेल टॉपिक्स पढ़े। ये टॉपिक्स थोड़ा टेक्निकली थे, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप एग्जाम में जाके फोड़ के आ जाओगे। सो ये था दोस्तों हमारा आज का दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट 2 देखा। सो ऐसे ही हमारे इस सब्जेक्ट के क्लासेस आती जाएंगे, सो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो और एक बात, मैं जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जो सारे क्लासेस आएंगे इस सब्जेक्ट के वो सारे आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर में। थैंक यू सो मच।